नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 9:30 बज चुके हैं। वक्त हो चला इकोनॉमी टुडे का और कल हमने देखा सेंसेक्स और निफ्टी को ऑल टाइम हाई बनाते हुए। क्या वजह है कि सेंसेक्स और निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई के करीब दिखाई दे रहे हैं? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि स्थायी तौर पर बीजेपी या फिर एनडीए एक बार फिर से रिपीट करने जा रही तीसरी बार? और आरबीआई की जो एक रिकॉर्ड बम्पर डिविडेंड का ऐलान किया गया, उसका भी असर क्या दिखाई दिया है? आगे आने वाले दिनों में एक निवेशक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? इन तमाम खबरों पर हमारी रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप लाइंस पर निगाह डालते हैं। सेवा क्षेत्र में मांग बढ़ने से मई महीने का कंपोजिट पीएमआई 61.7 पर। एचएसबीसी की ओर से ताजा सर्वे के मुताबिक भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लगातार 34वें महीने तेजी दर्ज की गई। मालदीव जल्द ही शुरू करेगा रुपए का इस्तेमाल। मालदीव के आर्थिक मामलों के मंत्री ने किया ऐलान। यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में पहले से ही रुपए कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग ने 6,80,000 मोबाइल कनेक्शंस को फिर से वेरीफाई करने का दिया आदेश। मंत्रालय ने कहा 2 महीने के भीतर अगर रीवेरिफिकेशन नहीं हुआ तो कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे। और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में मजबूत बढ़त बनाते हुए ऑल टाइम हाई पर बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइन्स हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती लगातार अलग अलग सर्वे में अलग अलग आंकड़ों के माध्यम से देश और दुनिया के सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। पीएमआई की बात करें, जो कि परचेजर्स मैनेजर्स इंडेक्स होता है, जो किसी भी सेक्टर में कितनी मांग बढ़ी है, नई मांग कितनी बढ़ी है, उसको लेकर के एक डेटा रिलीज किया जाता है एचएसबीसी के द्वारा। और विनिर्माण क्षेत्र में मेक इन इंडिया का असर स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया है। मई महीने में जो कंपोजिट पीएमआई है वो बढ़ करके 61.7, कंपोजिट मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई दोनों को मिला दिया गया। खास तौर पर जो सर्विस सेक्टर है उसमें तेजी आई है और ये कंपोजिट पीएमआई 14 साल में सबसे ज्यादा है। एचएसबीसी की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में लगातार 34वें महीने तेजी आई है। ध्यान दीजिए कि ये 34वां महीना है जब ये लगातार एक्सपेंशन देखा जा रहा है। 50 के ऊपर जब भी कोई आंकड़ा आता है, इसका मतलब एक्सपेंशन है, ज़्यादा नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी आ रही है, सर्विसेज में तेजी आ रही है। दोनों ही सेक्टर्स में नए ऑर्डर मिले और उसका असर दिखाई दिया नौकरियों पर यानी रोजगार पर भी। सर्वे में शामिल लोगों ने सफल विज्ञापन, कुशलता में वृद्धि, नए काम में तेज बढ़ोतरी और मांग मजबूत रहने को हाल की वृद्धि की वजह बताई है। सेवा फर्म्स ने कारोबारी गतिविधियों में तेजी दर्ज की, जो पिछले 4 महीने की तुलना में सबसे तेज रही। फैक्ट्री उत्पादन की बात करें, फरवरी के बाद सबसे सुस्त रफ्तार बढ़ी है। एचएसबीसी के मुताबिक मई में कंपोजिट पीएमआई फिर से बढ़ा, 14 साल की तीसरी सबसे मजबूत रीडिंग है। इससे सेवा क्षेत्र में तेज वृद्धि का समर्थन भी मिला है, जबकि मई महीने में नए ऑर्डर्स उत्पादन कम रहने से मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा सुस्त रहा, लेकिन 50 के ऊपर यानी एक्सपेंशन लगातार बना हुआ है। पीएमआई मजबूत बने रहने की वजह से निजी क्षेत्र में नौकरियों का सृजन हुआ और मासिक आधार पर रोजगार पिछले 2 साल से लगातार बढ़ रहा है। सर्वे में कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों को मिलाकर के 21 महीने में कारोबार की मात्रा सबसे तेजी से बढ़ी है। बैकलॉग बढ़ने की वजह से ज्यादा कर्मचारियों को लिया गया है नौकरी पर, साथ ही साथ उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल करने के लिए रॉ मटेरियल की भी ज्यादा खरीदारी की गई। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है और इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन भी कहा जाने लगा है। यही वजह है कि आज भारत निवेश का भी एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। देश में पिछले 1 दशक में $8 ट्रिलियन का सार्वजनिक और निजी निवेश किया गया है। ये देश की आजादी के बाद से जितना निवेश किया गया उसके आधे से भी ज्यादा है। डीएसपी एसेट मैनेजर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक विभिन्न निवेश पर $14 ट्रिलियन खर्च किए गए थे। इसमें परिवारों द्वारा आवास पर खर्च, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च और निजी पूंजी व्यय शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार अपने प्रत्येक वार्षिक बजट में पूंजीगत व्यय आवंटन को बढ़ाती रही है। यह भी दावा किया गया कि भारत निवेश को लेकर के जो हिचक थी अब उससे बाहर निकल आया है। कोरोना काल के दौरान निवेश में थोड़ी कमी जरूर आई थी, लेकिन सप्लाई चेन को प्रभावित नहीं कर पाई। हालांकि महामारी के बाद सुधार और सरकारी खर्च की वजह से बड़े पैमाने पर निवेश की वापसी हुई। वैश्विक स्थिति भले ही ठीक नहीं हो, लेकिन भारत का आधार मजबूत बना हुआ है। रिपोर्ट में भारत के शेयर बाजार का जिक्र किया गया, कहा गया कि उभरते बाजार में दूसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार
बन चुका है। उभरते बाजारों में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 7.8% से बढ़ करके अब 17.7% हो गई। इस रिपोर्ट में कोविड महामारी के दौरान जो सरकार ने नीतियां अपनाई उसका समर्थन करते हुए ये रिपोर्ट कहती है कि निवेश बढ़ाया गया, सार्वजनिक क्षेत्र में यानी बुनियादी ढांचे पर फोकस किया गया और वही सही नीति थी जिससे देखकर के निजी क्षेत्र ने भी कदम ताल किया। एक और अच्छी खबर, मालदीव जल्दी ही अपने आप भारत की रुपए सेवाएं शुरू करेगा। मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने भारत के रुपए के इस्तेमाल को जल्दी ही शुरू करने की बात कही। दरअसल मोहम्मद सईद सरकारी PSM न्यूज से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत की रुपए सेवा के आगामी लॉन्च से मालदीव के रुपया को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसी फायदे को देखते हुए मालदीव भारतीय रुपए को लॉन्च करने की तैयारी में है। दरअसल मालदीव भारत के साथ रुपए में कारोबार करने पर भी चर्चा कर रहा है। अगस्त 2022 में ही दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत का स्वागत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो NPCI है, रुपे कार्ड का संचालन करती है। वैश्विक कार्ड का भुगतान नेटवर्क में शामिल पहला कार्ड है भारत से। इससे भारत में ATM, सामानों की खरीद बिक्री में भुगतान करने और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। और जल्दी से बाजारों का हार देख लेते हैं। आज शुरुआत किस तरह से हुई? गिफ्ट निफ्टी से हमें संकेत नेगेटिव बायस के साथ मिले थे, क्योंकि कल ऑल टाइम हाई के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आज की शुरुआती कारोबार में देखी जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले 36 अंकों पर गिफ्ट निफ्टी दिखाई दिया। आइए देखते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी की ओपनिंग किस तरह से हुई है। सेंसेक्स आज 146 अंक नीचे 75,271 का स्तर आज दिखा है। कल 75,400 का आंकड़ा पार किया था। 40 अंक नीचे निफ्टी 50 की ओपनिंग 22,928 के स्तर पर दिखाई दी। आज के टॉप गेनर्स आपको बताते हैं। आज के बाजार में सबसे ज़्यादा मजबूती हिंडाल्को में 1.3%, टाटा स्टील, JSW, डिवाइस लैब और L&T भी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिरने वाले शेयर्स पर निगाह डालते हैं। आज के टॉप लूजर्स, निफ्टी के टॉप लूजर्स में अदानी पोर्ट 1.4% नीचे, कोल इंडिया भी 1.4% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस, आयशर मोटर्स में दबाव दिख रहा है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वायदा कारोबार में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स फ्यूचर 26 अंकों पर, S&P 500 और नैस्डैक में नरमी बनी हुई है। एशियाई बाजारों में गिरावट आज दिखाई दी। जापान, हांगकांग और कोरिया तीनों ही प्रमुख बाजार आज नेगेटिव बायस के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दिए। आज ये असर भारत के बाजारों पर भी दिखाई दिया है। और अब चलते चलते ब्रेंट क्रूड का भाव देख लेते हैं किस तरह से आज कच्चे तेल के दाम 81.40 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर बने हुए हैं। और बड़ी खबर जिसे हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं, आज बाजारों का हाल कैसा है? विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा ब्लू चिप में खरीदारी के बीच गुरुवार को निफ्टी और सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया। कारोबारी सत्र के दौरान NSE निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचते हुए 22,900 का स्तर पार कर गया था। दूसरी ओर सेंसेक्स भी मजबूत उछाल के साथ एक बार फिर से 75,000 का स्तर पार कर गया। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बेंचमार्क इंडाइसेस में करीब 1.5% की बढ़त के साथ कारोबार दिखाई दिया। RBI द्वारा जो 2.1 लाख करोड़ रुपए का बम्पर लाभांश की खबर थी और चुनावी नतीजों में NDA की तीसरी पारी की उम्मीदों के बीच ये उत्साह दिखाई दिया है। और इस पूरे मामले पर NC माहेश्वरी जो कि हमारे मार्केट एक्सपर्ट हैं, फारसाइड ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। NC माहेश्वरी जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, ये ऑल टाइम हाई जो है, अब क्या बाजारों को लगता है कि सरकार में स्थायित्व बना रहेगा और NDA में नई सरकार को लेकर के क्या माहौल बन रहा है? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से हमने 5 फेज के इलेक्शन के बाद जो मार्केट में डायरेक्ट एग्जिट पोल तो नहीं है, लेकिन लोगों की जो अपना पल्स रिएक्शन है, जो लोगों को इनफॉर्मल रिएक्शन, उसके चलते हुए लोगों को मानना है कि वो सरकार दोबारा आने के लिए तैयार है। और हमारी मार्केट में जो स्थायित्व है, जो स्टेबिलिटी है, वो सबसे बड़ा फैक्टर। और माइक्रो लेवल पे जिस ढंग से आपने कहा कि RBI ने जिस तरह से 2.1 CR का जो लाभांश दिया है, ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ GST कलेक्शन है। ईयरली जो GST कलेक्शन है उसका 1/10 आपको एक साथ ही मिल गया। तो इसके दो चीज है, या तो हम अपनी बोरोइंग पावर्स पे यूज करेंगे, बोरोइंग कम करेंगे, अदरवाइज इतना पैसा नई डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा। तो अगर हम बोरोइंग में यूज करें, इनको कम करें, तो भी हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा। और अगर हम नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाएंगे तो हमारी नया लाभांश आएगा। तो ये 2 लाख रुपए से गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पाएगी। तो लोगों को फायदा है, लोगों को ये नजर आ रहा है कि इतने पेमेंट आने से, और ये एक शुरुआत है। अगर आप देखेंगे कि एक कंपनी ने इतना दिया है पैसा, तो बाकी जो और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनके आप परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में अगर किसी भी सेक्टर ने सबसे ज्यादा
डेवलपमेंट दिखाई है, सबसे ज्यादा अच्छा पॉजिटिव प्रदर्शन दिखाया है, तो उसमें पब्लिक सेक्टर ने टिकी, तो दे विल आल्सो फॉलो सूट, मतलब वहां से भी हमें लाभांश और ज्यादा मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये सारी चीज हमारे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से दर्शा रही है। अगर आप एमएसआई इंडेक्स की बात करें, जी उन्होंने जी। डेट फंड्स के लिए इंडिया को डाल दिया है, तो मुझे लगता है हर ढंग से इस समय इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। लेकिन माहेश्वरी जी, जो कल हमने देखा, कल की जो खरीदारी जब ऑल टाइम हाई बनाया सेंसेक्स और निफ्टी में, तो जो ब्लू चिप में खरीदारी थी वो ज़्यादा दिखाई दी। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें तो नेगेटिव रहा, यानी ज़्यादा स्टॉक्स गिरे तुलना में जितने स्टॉक्स चढ़े हैं। ये क्या दिखाता है, और एफआईआईज का वाकई आपको लगता है फिर से रुझान वापस भारत के ब्लू चिप्स की तरफ बढ़ रहा है? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस ढंग से हमने एफआईआई की कल परचेज देखी तो पॉजिटिव परचेज थी, और एफआईआई खाली जो टॉप ब्लू चिप्स कंपनी है उसी में ही खरीदते हैं। हमारा जो स्मॉल कैप है वो लोकल, हमारा जो लोकल इन्वेस्टर्स है वो ज्यादातर स्मॉल कैप खरीद रहा है। स्मॉल कैप का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम सस्ता शेयर है। अगर आज हम बीईएमएल की बात करें जो 4500 का शेयर है, वो भी स्मॉल कैप है, और काफी 1000 प्लस की काफी स्मॉल कैप है। पर स्मॉल कैप का मतलब है जिसकी ओवरऑल कैपिटलाइजेशन कम है, और उस कैपिटलाइजेशन कम में जो इंडेक्स फंड है, जो बाहर के फंड हैं, उनका जो एक क्राइटेरिया होता है वो टोटल मार्केट कैप होता है। टोटल मार्केट कैप के चलते हुए उस तरीके के शेयर्स में नहीं खरीदते। तो जब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने जो स्मॉल कैप है उसको थोड़ा बेचा, और बड़े कैप में, लार्ज कैप में ब्लू चिप्स कंपनियों में उन्होंने एंट्री की। इसके चलते हुए हमें लगा कि एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है जितनी की मार्केट को, जिस तरह से उन्होंने 1200 पॉइंट सेंसेक्स या करीब 350 पॉइंट का जो इंडेक्स में गेन आया निफ्टी में, उसके जी। चलते वो उसको ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है। बट दैट इज द ट्रू इकोनॉमी, दैट इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ आवर स्टॉक मार्केट। चलिए, आप कह रहे हैं रियल स्ट्रेंथ है, लेकिन शुरुआत में जो आपने कहा कि चुनाव, ऐसा बाजार को लगता है कि फिर से स्थायित्व सरकार है, और सरकार में स्थायित्व सभी को पसंद होता है, निवेशकों को। आगे जाते हुए 2024 में कितना रिटर्न दे सकता है बाजार, ये देखते हुए कि फिर से एनडीए तीसरी बार रिपीट कर सकती है? देखिए, बाजार के लिए इससे और अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट अपना नई इकोनॉमिक पॉलिसी को किस तरह से, अगर हम स्टेटस को की बात करें एज ऑन टुडे, जैसे अगर हम मान के चलते हैं लॉन्ग टर्म अगर पॉलिसी यही होगी, तो मुझे लगता है बाजार पिछले साल से ज्यादा बेटर रिटर्न देगा। पिछले बार जिस तरह से हमने देखा कि 17 to 18% का रिटर्न आया, उससे ज्यादा रिटर्न की हमें पूरी चांस है। और मुझे लग रहा है कि इस दिवाली तक ही हमारे इन्वेस्टर को एक अच्छी दिवाली देखने को मिलेगी। लेकिन जिस ढंग से अपनी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए प्रसिद्ध है, तो मुझे लगता है कि इस बजट में, लो इट्स टू अर्ली टू डिस्कस, लेकिन बहुत हमें ऐसे डिसीजन देखने को मिलेंगे जिससे शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हमारी कैपिटल मार्केट स्लाइटली अफेक्ट हो। अंतिम सवाल आपसे माहेश्वरी जी, 4 जून पर सभी लोग की निगाहें हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ऑल टाइम हाई अभी बना लिया, शायद हम पहले खरीद लेते। 4 जून तक आप लोग क्या कर रहे हैं, या फिर वहां उस दिन की क्या स्ट्रेटजी है, या फिर उसको आराम से जैसे बाकी दिन है उसी की तरफ गुजारने का आप लोगों का ऐसा नहीं है। प्लानिंग है? हमारी मार्केट का मानना है कि 4 जून तक हमारा जो इंडेक्स है वो 23,400 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 2-3 दिन में आप देखेंगे करीब 400 पॉइंट निफ्टी और बढ़ने का चांस है। तो अभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए बाई की जा सकती है, और अगर एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदती है तो उसके बाद मुझे लगता है एक बार लेट द गवर्नमेंट फॉर्म, उसके बाद बजट आएगा, उसके बाद अगर रियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस बजट ही करनी है। लेकिन इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग स्टडीज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब मार्केट देखिए नीचे भी जा रही है, ऊपर आ रही है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, और लेकिन पॉजिटिव ब्याज इंक्रीज का है। जब पॉजिटिव ब्याज टुवर्ड्स इंक्रीज है तो इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा टाइम है पैसा कमाने। आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ऊपर ही और जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नतीजे क्या कहते हैं कंपनियों के? कल हमने आईटीसी के नतीजे देखे, प्रॉफिट थोड़ा गिरा है, लेकिन ऐसी दिग्गज कंपनियों में जो एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, आप लोगों का क्या इस वक्त नज़रिया बन रहा है, खासतौर पर ये देखते हुए कि जो रूरल डिमांड है वो भी ज़्यादा बढ़ रही है आंकड़ों में शहरों के मुकाबले, और पहली बार ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है इमर्ज होता हुआ? और देखिए, पेंटअप जो डिमांड जो हमारी पीछे भी कई बार चर्चा हुई है, और बुलेट जो डिमांड है, जो खासकर जो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो हमारी एक कंजम्पशन करने की जो अंदर से आवृत्ति है, जो हमारी एक अंदर से एक फीलिंग है जिसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, वो काफी अच्छी डेवलप हो रही है रूरल और अर्बन कैटेगरी में। और इन सिटीज में जिस ढंग से डिमांड बढ़ के आई, आप देखेंगे मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटर
मोटरसाइकिल आज मेट्रो में कम ली जाती है, लेकिन रूरल एरिया में भी मोटरसाइकिल बहुत अच्छी ली जा रही है और आप उसे चलते हुए देखेंगे सारे शेयर मोटरसाइकिल के काफी अच्छे चल रहे हैं। इस तरह से जो एफएमसीजी है, जो लोअर प्रोडक्ट है, जो लोग सिंपल हाइजीन या ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स थे, उनके शायद उतनी डिमांड्स नीचे नहीं होती थी जितनी आज बढ़ती जा रही है। लेकिन एफएमसीजी जो सेक्टर है उसमें हल्का सा जो प्रेशर इसलिए है कि बाकी सेक्टर्स में बहुत अच्छी रिटर्न है। आज आप मेटल्स की बात करें, आप चाहे गोल्ड की बात करें, चाहे सिल्वर की बात करें, इवन कॉपर की बात करें, इवन स्टील की बात करें, ये सारे ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो जो रूरल इकोनॉमी है उसमें जो सेविंग्स है वो स्लाइटली कहीं ना कहीं बुलियन की तरफ चली जाती है। तो वहां पे चलते हुए लोग सोच रहे हैं कि इतना पैसा हमें बुलियंस में आ रहा है, तो थोड़ा सा पैसा वो वहां डाइवर्ट कर रहे हैं। इससे चलते हुए थोड़ी कंजम्पशन जितनी हमें आशा थी उतनी अभी कंजम्पशन नहीं आ रही है। लेकिन अल्टीमेटली और लॉन्ग टर्म में जो इंडिया का उदय है, जो इंडिया की आने वाली सदी है और जो लॉन्ग टर्म में कंजम्पशन आएगी वो रूरल और 3 टियर सिटीज से ही आएगी और जिस पे पूरी मार्केट और इकोनॉमी काफी बुलिश है। आपने बुलियन का जिक्र किया माशरी जी, सोने को लेकर के ट्रेडर्स की राय क्या इस वक्त बन रही है? क्या भाव में थोड़ी सी कमी आएगी या फिर ये 71-72 का जो लेवल है वो बने रहने की उम्मीद है? बुलियन मार्केट पर आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? देखिए 2024 ये मेटल का ईयर, अगर हम इसको ईयर के हिसाब से चले, और मेटल्स में आपने देखा होगा शुरू से भी, इवन स्टील में आप टाटा स्टील की बात करें ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आप सेल की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, उसका भी बहुत अच्छा शेयर चल रहा है। पिछले एक साल में करीब 40 से 45% का रिटर्न खाली स्टील सेक्टर ने दिया है। अगर आप सिल्वर की बात करें, अभी 93,000 या 4,000 पे चल रही है। एक बार अगर वो 1 लाख रुपए क्रॉस हो जाती है, जो हम मान के चल रहे हैं बड़ी जल्दी होगी, तो इसका सीधा नेक्स्ट टारगेट ही 1,25,000 रुपए है। तो इसका मतलब है आने वाली नेक्स्ट दिवाली से पहले मुझे लगता है सिल्वर में 25% का इजाफा आ जाएगा। ऐसे ही जहां तक गोल्ड की बात है, वर्ल्ड ओवर जो मार्केट है, जब भी हम देखेंगे इकोनॉमीज में कन्फ्लिक्ट है या कंट्रीज में आपस में लड़ाई है, तो जो सबसे सेफ बेट है, इन्वेस्टमेंट की जो सेफ हेवन है, वो गोल्ड है। आज भी जो वर्ल्ड के जो टॉप सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपनी इकोनॉमी को, अपनी सेविंग्स को डॉलर में ना लगा के अपने गोल्ड में लगाना चाहते हैं। तो ये जो डिमांड है कंजम्पशन की डिमांड नहीं है, ये जो डिमांड है ये कोई ऑर्नामेंट्स की डिमांड नहीं है। ये डिमांड है कि जो लोग पहले अपनी सेविंग्स को, जो कंट्रीज डॉलर्स में लगा के रखते थे, वो शायद अब डॉलर्स में उतना विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम ये मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, वो सारे के सारा गोल्ड को अपने एज ए रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। और सो लोग ये सेंट्रल बैंक गोल्ड को करेगा तो इसकी डिमांड कम नहीं होगी, ना इसकी प्राइस कम होने का कोई चांस। माशरी जी, चलिए चलते चलते ऑल टाइम फेवरेट जो इस वक्त सारे एनालिस्ट का दिख रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आप भी थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन से जगह पर आप लोगों की निगाह है और नई सरकार बनने के बाद वो कौन से शेयर्स हैं या फिर जो स्टॉक्स हैं वो आपको बेहतर करते हुए नजर आएंगे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा ही हम बुलिश रहे, लेकिन उसने मार्केट को कभी इतनी अच्छी रिटर्न नहीं दी है। इसलिए हम चलते हुए सोचते हैं कि इन्वेस्टर्स को एक अच्छा अगर शेयर लेना है तो बैंकिंग सेक्टर मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। और बैंकिंग में भी आप देखेंगे कि HDFC ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन सूनर और लेटर HDFC बैंक भी पार्टिसिपेट करेगा। तो आप बैंकिंग सेक्टर में कोई भी शेयर लें, वो मुझे लगता है ज्यादा बेटर है इमीडिएट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने से। माशरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इतनी डिटेल में एनालिसिस करने के लिए ऑल टाइम हाई जो मार्केट है उस पर और लगातार दूसरे सेक्टर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और आगे हमारा फोकस, और फोकस बहुत ही स्पेशल है। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। और आज के फोकस में आपने देखा होगा एक बड़ी खबर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत और फ्रांस ने शुरू किया था, अब स्पेन इस अलायंस का 99वां मेंबर बन चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि स्पेन ने नई दिल्ली में डिपॉजिटरी के प्रमुख विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ स्पेन के राजदूत जोस मारिया रियादो डोमिंगवेज की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो दस्तावेज है उसको समर्थन करने का दस्तावेज सौंप दिया। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच पहुंचाने, ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए सहयोगी मंच है। इस संगठन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस का संयुक्त प्रयास का परिणाम है। 116 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। रंजीत गुप्ता CEO अस्योर एनर्जी के हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीत, बहुत धन्यवाद। ये जो शुरुआत भारत ने की थी और 99वां मेंबर, किस तरह से आप देखते हैं ये जो शुरुआत है, अब मुझे लगता है कि जल्दी अब सेंचुरी पार करेगी और ये एक बहुत बड़ी डायरेक्शन दी भारत और फ्रांस ने मिलकर के, और आज एक बड़े ही रोचक मोड़ पर हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत ही कमेंडेबल है जो भारत ने और फ्रांस ने मिलकर किया है मिशन, और इतने छोटे समय में 99 लोगों, 99 कंट्रीज को अपना मेंबर बनाना कोई छोटी बात नहीं है। और आपने जैसे दिखाया 116 मेंबर एक्चुअली ISA का फ्रेमवर्क साइन कर चुके हैं। उनमें से 99 आज जब स्पेन ने साइन किया है तो मेंबर बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगर आप ISA का गोल देखेंगे, उनका ध्येय देखेंगे, तो आप चकित रह जाएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। जी जी, राइट। तो मतलब अगर आप उनके उनका जो ध्येय है वो है 1000 की तरफ। 1000 की तरफ का मतलब है कि $1000 बिलियन वो मोबिलाइज करना चाहते हैं 2030 तक। 1000 मिलियन लोगों को सोलर से कनेक्ट करना चाहते हैं 2030 तक। 1000 गीगावाट सोलर बनाना चाहते हैं विभिन्न देशों में 2030 तक। और मतलब बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन रंजीत, भारत में भी मोदी जी कहते हैं कि नई सरकार आने के बाद में तो सबका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, और वो भी फोकस सोलर पे ही आ रहा है। तो सोलर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इमर्जिंग, क्या कहें उसको, एक नया सनराइज सेक्टर शायद हो सकता है, केवल अगर हम 2024-25 की बात करें तो। बिल्कुल सही बात है। और भारत में प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा है कि हम 500 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक करना चाहते हैं, जिसके लिए हर साल हमें करीब 50 गीगावाट सोलर और विंड लगाना है। तो सोलर एक बिल्कुल जैसे आपने कहा सनराइज सेक्टर तो मैं नहीं कहूँगा, अब तो राइज हो चुका है और बढ़ना तो है, लेकिन अभी ऑलरेडी भारत में ऑलमोस्ट 80-85 हजार मेगावाट 80 गीगावाट 80-85 हजार मेगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है भारत में। लेकिन रंजीत, मुझे लगता है आप एक कदम और आगे की सोच रहे हैं, और आपने शुरुआत ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर दिया है, ग्रीन अमोनिया पर फोकस कर दिया है, तो सोलर के बाद शायद नेक्स्ट सनराइज वो भी होने जा रहा है। पूरी दुनिया का फोकस उस ओर है। ये तो बिल्कुल सही है कि अगला जो यूजेज केस है, देखिए एक तो जो नॉर्मल आपकी जो बिजली बनती है, बिजली को रिप्लेस करना एक बात है, और उसके अलावा भी करीब 60-70% जो आपका CO2 जाता है एनवायरनमेंट में, वो बाकी इन चीजों से जाता है। जैसे इंडस्ट्रियल यूजेजेस हैं उससे जाता है, जो आपकी ट्रांसपोर्ट की यूजेज है उससे जाता है, बाकी और जो आपकी यूजेजेस हैं कार्बन की, जैसे कि कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है होता है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है, अगर हम इस समय ग्रे हाइड्रोजन और ग्रे अमोनिया बनाते हैं, मतलब कि जो नेचुरल गैस से बनाते हैं, अगर वो हम
पानी को तोड़ के बनाने लगे तो उसमें सोलर का भी भाग होगा और हम बाकी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को कर पाएंगे, डिकार्बनाइज। रंजीत जी बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त इतना ही, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के लेकर के जो हाइड्रोजन मिशन सरकार ने तैयार किया है, मुझे लगता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। आपको बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से जो न्यू इकोनॉमी है वो अब इमर्ज हो रही है और जो परंपरागत साधन है उसको साथ में लेते हुए कैसे नई तकनीक खासतौर पर एनर्जी सेक्टर में सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस लगातार जारी है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन ये जो इकॉनमी टुडे है हमने आपको बताने की कोशिश की कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वो किस तरह से कारोबार कर रहे हैं और कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो निवेशकों का रुझान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह की पॉजिटिव स्टोरीज के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।